नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम 11th क्लास ओल्ड NCERT हिस्ट्री चैप्टर अध्याय नंबर 9 जिसका हेडिंग है उत्तर वैदिक अवस्था, लेटर वैदिक पीरियड, और आगे राज और वर्ण व्यवस्था की ओर। राज मतलब स्टेट फॉर्मेशन एंड वर्ण व्यवस्था, वर्ण क्या होता है, ये वर्ण सिस्टम जो है ये क्या होता है, इन सारी चीजों को इसमें जानेंगे। इस हेडिंग का यही नाम है कि उत्तर वैदिक अवस्था, राज और वर्ण व्यवस्था की ओर। लेकिन आप जानते हैं कि चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपना जो टारगेट होता है, टारगेट बहुत जरूरी है, आपका टारगेट क्लियर होना। जब आपका टारगेट क्लियर होगा तब आपका कंसंट्रेशन बनेगा, तभी आप मतलब एक गोल जब सामने रहता है तब आप बहुत ही फोकस्ड पढ़ाई करते हो। तो हमारा जो टारगेट है वह है जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सबसे पहले जानना, समझना, या फिर पढ़ने के बाद हमें क्या सॉल्व करना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित पदों और धारणाओं का आशय स्पष्ट करें, जैसे अश्वमेघ, वाजपेयी, संगृहित्री, विश्व, उपनयन, गोत्र, आश्रम, यज्ञ, चित्रित, धूसर, मृदभान जिसको बोलते हैं PGW। जो सेकंड क्वेश्चन है वह है उत्तर वैदिक अवस्था से क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन। उत्तर वैदिक अवस्था अगर कहें तो इसका मतलब क्या है, इस काल के अध्ययन के लिए जो प्रमुख स्रोत है वह क्या क्या है, इसको बताना है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज ऋग्वैदिक लोगों की अपेक्षा उत्तर वैदिक लोगों के भौतिक जीवन में क्या अंतर आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री इन ए बेटर वे देन यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री इन ए कंपैरेटिव वे। व्हाट डू यू मीन कंपैरेटिव वे? सी हियर इज ऋग्वैदिक एंड द उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक में जो भौतिक जीवन था उसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसका मतलब ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी की बात किया गया है। आगे चल के हम आपको ये भी कहेंगे कि जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता की बात किया उनका कंपैरेटिव स्टडी हम वैदिक जो पीरियड है उससे करेंगे। इस तरह से जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तब आपको जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसको समझना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक काल की जो राजनीतिक पद्धति था उसका वर्णन करना है, और इसमें ऋग वैदिक काल की अपेक्षा क्या अंतर आया। अगेन ऋग वैदिक काल की अपेक्षा, इसका मतलब क्या होगा, कंपैरेटिव स्टडी करना है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के सामाजिक संगठन का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में वैदिक जनों के प्रसार का विवरण प्रस्तुत करें। उनका जो एक्सपेंशन हुआ है वैदिक जनों का उत्तर वैदिक काल में, उनको आपका डिटेल में बताना है। द सेवेंथ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज उत्तर वैदिक काल में धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में क्या क्या परिवर्तन हुए, मतलब लेटर वैदिक जो पीरियड है उसमें जो धार्मिक विश्वास है और जो प्रथा है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। परिवर्तन का मतलब है कि आपको जो ऋग वैदिक पीरियड है उससे आपको कंपेयर करना है। विवेचन करें कि समाज में ब्राह्मणों का महत्व क्यों बढ़ा। ऋग्वैदिक काल के समाज में ब्राह्मणों का उतना महत्व नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा, तो क्यों बढ़ा इसको बताना है। बताएं कि उपनिषदों में मुख्यतः किन किन विचारों को व्यक्त किया गया है। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है। टारगेट अब अपना सेट हो गया। क्लियर, टारगेट जब सेट हो गया तो अब हमें फतह करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल 1000 to 600 ईसा पूर्व या BC में आर्यों का विस्तार के बारे में। देखिए, कहता है उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वेद के जो ऋग्वैदिक काल था उसके बाद हुई थी। मतलब ऋग्वैदिक काल की जो रचना है, ऋग्वैदिक काल के बारे में इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो हम पढ़ चुके हैं।
अभी हम उत्तर वैदिक की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है, ये उत्तर वैदिक काल का जो है इतिहास जो है वो हम ऋग वैदिक काल के बाद जो कालखंड है उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं तो वही उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ये कहता है जो वैदिक सूक्त है या जो मंत्र है, इसका जो संग्रह है, जो कलेक्शन है, इसको संहिता कहा जाता है। तो समझिएगा संहिता होता क्या है, इस टर्मिनोलॉजी को समझना हो तो अर्थात ये आप कह सकते हैं जो सूक्त है या जो मंत्र है उसका जो कलेक्शन है, जो संग्रह है, उसी को संहिता कहते हैं। अब कहता है ऋग वैदिक जो संहिता है सबसे पुराना है और इसी के आधार पर हमने आरंभिक वैदिक युग का वर्णन किया है। मतलब जो अर्ली वैदिक पीरियड है बेस्ड ऑन ऋग वैदिक संहिता, इट मीन्स मेन सोर्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड इज ऋग वैदिक संहिता। अब कहता है, यहीं पे देखिएगा लिंक क्या है, कहता है गाने के लिए ऋग वैदिक सूक्तों को चुनकर क्या किया है तो धून में बांधा गया है और इस पुनर्विन्यस्त संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। देखिए ऋग्वेद संहिता को लिखा गया, उसके बाद उनमें से जो मेन चीज था, मेन जिसको धून में बांधा जा सकता था, उनको चुन करके धून में बांधा गया और उनका एक पुनर्विन्यस्त किया गया, उनको उस तरह से कंपाइल्ड किया गया कि उनको धून में, उसको एक तरह सॉन्ग में उसको बांध करके सिंगिंग किया जा सके। इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जो संगीत है, संगीत का जो अर्लियर सोर्स है वह कौन है, तो आंसर है सामवेद। याद रखिएगा, कहता है जो ऋग्वेदोत्तर काल, मतलब ऋग्वेद के बाद वाला जो काल है में सामवेद के अतिरिक्त दो और संकलन तैयार हुआ जिनका नाम है यजुर्वेद और अथर्ववेद। अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड को और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये लेटर वैदिक पीरियड को। क्लियर यहां तक? कहता है ये जो यजुर्वेद है, सामवेद के बारे में मैंने बता दिया, जो ऋग्वेद में जो संहिताएं हैं, ऋग्वेद का जो सूक्त है, उनको जब संगीत में कर दिया गया, उनको जब एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्हें गाने का फॉर्मेट दिया गया तो उसको यजुर्वेद कहा गया, सामवेद कहा गया। यजुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि इस यजुर्वेद की जो ऋचाएं हैं में केवल ऋचाएं नहीं है, उन्हें गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठान भी दिए गए हैं। मतलब क्या हो गया कि इनमें जो अनुष्ठान है, जो रिचुअल्स है, उस रिचुअल्स के भी बारे में वर्णन किया गया है। तो ऐसा ग्रंथ जिसमें कि ऋचाएं हैं, उनका गायन भी होता है और रिचुअल्स का भी वर्णन है, ऐसे ग्रंथ को यजुर्वेद कहा गया। इन अनुष्ठानों में उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति का परिचय मिलता है ना। हर जो कुछ भी घटनाएं होती है वो अपने सोशल एंड जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, जो इकोलॉजी होता है, उसी का तो रिफ्लेक्शन होता है। उसी बात को इस लाइन में कहा गया है, जिसमें इन अनुष्ठानों का उद्भव हुआ। अर्थात जो सामाजिक और राजनीतिक जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिचुएशन है, जो इकोलॉजी है, उन्हीं में इन अनुष्ठानों का उद्भव हुआ जिनके बारे में यजुर्वेद में वर्णन है। अब बात करते हैं अथर्ववेद का। विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। याद रखिएगा, ये अथर्ववेद के बारे में पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद में क्या है, क्या कंटेंट है अथर्ववेद का, तो ये आपका आंसर होगा। कहता है इसमें आए तथ्यों से आर्येतर लोगों के विश्वासों और रूढ़ियों का पता चलता है। देखिए अथर्ववेद के बारे में कहा जाता है कि इनमें जो बहुत कुछ मिला है, जो तंत्र मंत्र के बारे में इसमें लिखा गया है, ये वास्तव में जो आर्येतर लोग हैं, नन जो आर्यंस हैं, उनके विश्वास जो हैं, उनकी जो रूढ़ियां हैं, उनके जो कस्टम्स है, उनके बारे में इस अथर्ववेद में विवरण मिलता है। यहां तक समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है, ये सवाल ट्विस्ट किया जा सकता है कि ऋग्वेदिक जो है ग्रंथ, उसमें जो नन आर्यंस है, जो आर्येतर लोग हैं, उनके विश्वास और रूढ़ियों का विवरण है या नहीं, तो आंसर होगा हाँ है। अब कहता है वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण कहा गया है ना, ये ब्राह्मण। तो वैदिक ग्रंथ 4
उसके बाद जो ग्रंथ लिखे गए उनका नाम है ब्राह्मण। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित है। देखिए जो रिचुअल्स होते हैं उनकी जो विधि होती है कैसे किया जाए उनके बारे में जो विवरण दिया गया है वो ब्राह्मण में दिया गया है। समझ में आ गया? ब्राह्मण का कंटेंट क्या है तो समझ में आना चाहिए। और उन अनुष्ठानों की सामाजिक और धार्मिक व्याख्या भी की गई है। तो सबसे पहले ब्राह्मण में अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान की विधि जो है वो संग्रहित किया गया है और उस अनुष्ठान की क्या सामाजिक और धार्मिक व्याख्या हो सकती है उनका भी विवरण दिया गया है। ये सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ, लगभग उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ मतलब 3 जो ग्रंथ हो गया, कौन कौन? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और ये ब्राह्मण, इनका जो कालखंड है ये 1000 से 500 ईसा पूर्व है। और कहां पे लिखा गया है तो मालूम, ये याद रखिएगा कि उत्तरी गंगा, एक तो सबसे पहले आप गंगा रिवर जो है मैप में देख लीजिएगा। गंगा रिवर का जो अपर वाला पार्ट है, जो उत्तरी वाला पार्ट है ना, उत्तर वाला दिशा में जो गंगा रिवर है उस मैदान वाला जो एरिया है वहां पे इसकी रचना हुई है। उत्तर वैदिक ग्रंथ का रचना किस इलाके में हुआ है तो उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए हैं। कब इनकी रचना हुई है तो 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में हुई है। ये बात समझ में आ गया? टाइम एंड स्पेस याद रखिएगा। उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना कहां हुई और कब हुई, ऋग वैदिक ग्रंथ की रचना कहां हुई और कब हुई, ये याद रखिएगा। कहता है उत्खनन जो डिगिंग होता है और जो अनुसंधान है एक्सकेवेशन होता है के फलस्वरूप इस काल और इसी क्षेत्र के, इस काल मतलब ये जो 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व और इसी क्षेत्र जो उत्तरी गंगा क्षेत्र है इसके लगभग 700 स्थल प्रकाश में आए हैं जहां सबसे पहले बस्तियां कायम हुई, मतलब सबसे पहले बस्तियां कहीं एस्टैब्लिश्ड हुई है तो वो इसी इलाके में हुई है। इन्हें चित्रित धूसर मृदभान या पेंटेड ग्रे वेयर या पीजीडब्ल्यू स्थल कहते हैं क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों और थालियों का प्रयोग करते थे। कहते हैं मतलब ये हो गया कि 1000 से 500 ईसा पूर्व के जो समय है और इस इलाके उत्तरी गंगा वाले इलाके जो लोग हैं वहां पे जो लोग यूज करते थे मिट्टी के बर्तन तो वो क्या था तो पेंटेड ग्रे वेयर था। हाँ, और मेन चीज क्या था यहाँ पे तो कटोरा था और थाली का प्रयोग करते थे। वे लोहे के हथियार का भी प्रयोग करते थे, याद रखिएगा लोहे का जो हथियार है उसका भी प्रयोग करने लगे थे। अब कहता है उत्तर वैदिक जो ग्रंथ है और जो पेंटेड ग्रे वेयर मतलब चित्रित धूसर जो मृदभांड है मिट्टी के बर्तन है, लौह अवस्था के पुरातत्व, इन दोनों के संयुक्त साक्ष्य से, मतलब क्या हो गया ये आपकी रचनाएं होगी और ये आपका आर्कोलॉजिकल एविडेंस हो गया। इन दोनों रिटन जो एविडेंस है वो और जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है वो, इन दोनों के जो संयुक्त साक्ष्य हैं से हमें आभास मिलता है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी अर्थात 1000 बीसी के पूर्वार्ध में 1000 बीसी का जो पूर्वार्ध है अर्ली फेज है में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के जो संलग्न क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे जो रिलेटेड एरिया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का, में वहां के जो लोग हैं बसने वाले लोगों का जीवन कैसा था। किससे पता चलता है? इन दोनों सोर्स से पता चलता है। जो लिटरेरी सोर्स है वैदिक ग्रंथ, उत्तर वैदिक ग्रंथ वो, और जो आर्कोलॉजिकल सोर्स है पेंटेड ग्रेवेयर वो, इन दोनों से इस एरिया के लोगों का रहन सहन पता चलता है, जीवन शैली पता चलता है। यहां तक क्लियर हो गया? कहता है उक्त ग्रंथ से प्रकट होता है कि पंजाब से आर्यजन गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए। समझ में आ रहा है? इस ग्रंथ को पढ़ने से यह क्लियर होता है कि पंजाब से जो आर्य लोग थे, जो ऋग्वैदिक पीरियड के जो आर्यजन है वो पंजाब वाले एरिया में ज्यादातर उसी एरिया में थे। अब कहता है कि अब जो आर्यजन थे लेटर वैदिक पीरियड का वो पंजाब से निकल करके जो गंगा यमुना दोआब है के अंतर्गत समूची पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। कहता है दो प्रमुख कबीला है, एक का नाम भरत है और दूसरा का नाम पुरु है। दोनों मिल करके क्या बन गए तो कुरु हो गए। याद रखिएगा भरत और पुरु, पी से पुरु, एंड दोनों मिल करके क्या बन गया कुरु, है ना, कुरु बन गया। आरंभ में वे लोग दोआब के ठीक छोर पर, है ना, जो गंगा यमुना दोआब है
उसके ठीक छोर पे, मतलब जो पश्चिमी छोर है, वहां पे दो नदी है, सरस्वती और दृश्यवती। इन नदियों का जो प्रदेश है वहां पे बसते थे। मतलब जो लोग हैं कौन, ये भरत जन, जो पुरु है, ये जो मिलके कुरु हुए, ये लोग कहाँ बसते थे? जो दोआब है उसका जो पश्चिमी वाला भाग है, जो एकदम ठीक छोर वाला भाग है, लास्ट एरिया है पश्चिम की ओर, वहां पे जो रिवर है सरस्वती और दृश्यवती, उस प्रदेश में बसते थे। कहता है कि ये जो था शीघ्र ही कुरु लोग दिल्ली के क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिए। देखिए ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो रहा है इनका, ये कैसे कैसे ये एक्सपेंड कर होकर के पूरब की ओर विस्तार हो रहा है कि अब ये दिल्ली के क्षेत्र तक आ गया है और जो दोआब का ऊपरी भाग है वहां तक आ कर लिया, जो कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब समझ आ गया, ये जो पूरा एरिया था दोआब का ऊपरी भाग और दिल्ली वाला एरिया, इस एरिया को कुरुक्षेत्र नाम से जाना जाता है। उस समय इसे कुरुक्षेत्र कहा गया, यहां तक फैल चुके थे। कहता है धीरे धीरे ये जो है ना पंचाल से भी मिल गए। पंचाल एक अलग ट्राइब है, कम है ना, उनसे ये कुरु लोग मिल गए। अब मिल गए जो दोआब के मध्य भाग में काबिज थे। कौन? ये पंचाल। पंचाल जो दोआब था, गंगा यमुना दोआब का जो मिडिल वाला एरिया है, वहां पे पंचाल लोग थे और वहां पे ये लोग आकर के उनसे मिल गए, कुरु लोग। जो भरत और पुरु मिलकर कुरु मिला था, कुरु बना था, कुरु अब पंचाल से मिल गया। या देखिए ये ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात कर रहा है। आप एटलस पे या गूगल पे सर्च कर सकते हैं गंगा यमुना दोआब के बारे में, उसका उत्तरी, उसका पूर्वी, उसका पश्चिमी क्षेत्र के बारे में, उसका जो मध्य क्षेत्र है वो बारे में, उसका जो पूर्वी क्षेत्र है वो आप गूगल पे जरूर देखिएगा या एटलस पे जरूर देखिएगा। इस प्रकार कुरु पंचाल की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग और मध्य भागों पर फैल गई। दिल्ली क्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र वाला भाग, दोआब गंगा यमुना का जो ऊपरी वाला भाग है वो, और मध्य भाग, इस पूरे एरिया में इसका किसका, कुरु पंचाल का क्या हो गया, तो वो कब्जा हो गया। आगे कहता है तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया। और ये हस्तिनापुर कहाँ बनता है, तो आज का जो मेरठ जिला है वहां पे हस्तिनापुर है। कुरुकुल का इतिहास भरत युद्ध को लेकर मशहूर है ना। कुरु कौन, जरासंध, है ना। तो याद रखिएगा महाभारत का युद्ध में, उसमें जो भारत युद्ध है उसके लेकर के इसका मशहूर है। महाभारत का नाम विख्यात महाकाव्य, महाभारत नाम का विख्यात महाकाव्य है। यह माना जाता है कि भारत युद्ध जो है 950 ईसा पूर्व के आसपास किनके बीच हुआ है, तो कौरव और पांडव के बीच हुआ है। ये तो आप जानते हैं। हालांकि अब इस डेट को लेकर के बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, पर आपको डिबेट में नहीं पढ़ना है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि हालांकि ये दोनों कौन कौन, कुरु और कौरव और पांडव, ये दोनों किस कुल के थे, तो कुरु कुल के ही थे। इस युद्ध के फलस्वरूप सारे जो कुरुवंशी है उनका नाश हो गया। कहता है जो हस्तिनापुर में मिली जो सामग्री है, इनकी तिथि अगर हम देखें तो 900 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की अवधि आंकी जा सकती है। यहाँ जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिला है उनका जो टाइम पीरियड दिखाया गया है, निकाला गया है, तो वो कहता है कि इसके बीच है 900 से 500 ईसा पूर्व के बीच में। वहां की बस्तियों का और नगर जीवन के धुंधले आरंभ का पता चलता है। ऐसा पता चलता है कि वहां पे जो सिटी लाइफ है वो अभी इनिशियल स्टेज में था, मतलब आरंभ ही हुआ है, इससे पता चलता है वहां पे आर्कोलॉजिकल एविडेंस है। कहता है किंतु महाभारत में हस्तिनापुर का जो वर्णन है, महाभारत जो रिटन फॉर्म में है ना, उनमें जो हस्तिनापुर का वर्णन है उससे इसका कोई मेल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस महाकाव्य की रचना, देखिए रचना मतलब यहाँ कंपाइलेशन हो गया, बहुत बाद में ईसा की 4वीं सदी के आसपास हुई। और इस समय तक जो वहां का भौतिक जीवन था काफी उन्नति पूर्ण वाला हो गया था। अब मान लीजिए कि अगर हम 2000 साल पहले के बारे में कुछ लिखना चाहें, तो आज जो हमारे चारों बगल का जो डेवलपमेंट है, जो फिजिकल जो भौतिक उन्नति है, वो हमारे उस रचना पे कहीं न कहीं प्रभाव डालेगा। यही बात इसमें कहा गया है। आज बड़े बड़े भवन बन गए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए हैं। आज एटम बम जो होता है इनका हो गया है, हाइड्रोजन जो बम है उसका आविष्कार हमने कर लिया है, चांद पे पहुंच गए हैं, हम मंगल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना डेवलप जो हमारा माइंड हो गया है, सोच हो गया है, इन्हीं चीजों का प्रभाव हमारे दिमाग पे पड़ेगा। जब हम 2000 साल के बारे में, 2000 साल पहले के बारे में कुछ लिखेंगे तो इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। यही बात यहाँ पे कहने की कोशिश किया गया। कहता उत्तर वैदिक काल में लोग पकाई हुई ईंट का प्रयोग शायद ही जानते थे। लेटर वेटिव फेज में
जो ईंट जो पकी हुई थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता का विशेषता था, इस समय तक आकर के लगता है कि रेयरली ही ये लोग जानते थे। हस्तिनापुर की खुदाई में जो कच्ची संरचनाएं मिली है वो न तो भव्य है और न ही टिकाऊ है, मतलब बहुत भव्य नहीं है और न ही लगता है कि बहुत ही टिकाऊ हो सकता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार हम जानते हैं कि हस्तिनापुर में बाढ़ आया था और जो कुरु वंश के लोग जीवित बच गए थे वो यहाँ से निकल करके कहाँ चले गए, तो इलाहाबाद वाले एरिया में कौशाम्बी है, वहां जाकर के बस गए थे। ये सारे देख रहे हैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन एंड इन सारे बातों को कह रहा है यहाँ पर। कहता है आज का अगर हम बरेली ले लें, बदायूं ले लें, फर्रुखाबाद जिला ले लें, में पंचाल राज उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित आर्टनी अपने जो दार्शनिक राजा है या जो तत्वज्ञानी ब्राह्मण है उनको लेकर के विख्यात है। मतलब ये जो एरिया है ये पंचाल राज के बारे में है, पंचाल राज का एरिया है और वहां का जो सोर्स है वो बताता है कि यहाँ का जो राजा है बहुत ही फिलोसफिकल थे और जो यहाँ के ब्राह्मण थे वो बहुत ही क्या थे, थियोलॉजिशियंस थे, तत्वज्ञानी थे। क्लियर। उत्तर वैदिक के काल का अंत होते होते, मतलब अंत कब हो रहा है, 600 ईसा पूर्व के पास और आसपास हो रहा है। वैदिक लोग कहाँ आ रहे हैं, तो दोआब से पूरब की ओर, जो गंगा यमुना दोआब है ना उससे पूरब, उससे निकल करके अब पूरब की ओर आ रहे हैं। कहाँ, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, तो कौशल और उत्तरी बिहार में एक जगह है विदेह, यहाँ तक आ गए। देखिए एक्सपेंशन हो रहा है पूरब की ओर, मतलब 600 ईसा पूर्व के आसपास ये गंगा यमुना दोआब से निकल करके और पूरब की ओर जब जा रहे हैं तो आज का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पे जो कौशल था वहां पहुंच गए और बिहार में एक जगह था विदेह, वहां तक पहुंच गए। यद्यपि कौशल राम की कथा से जुड़ा है, कहता है जो कौशल है ना राम की कथा से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो उसमें राम कथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इन वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजार और काले व लाल मृदवान का प्रयोग करते थे। मतलब ये जैसे जैसे पूरब की ओर एक्सपेंशन कर रहा है तो इनको वहां के लोकल लोगों से सामना हुआ होगा और जो लोकल लोग होगा वो क्या यूज कर रहा था, तो ये बोल रहा है वो तांबा का हथियार यूज कर रहे होंगे और उनका मिट्टी कैसा, बर्तन कैसा होगा, तो काले एवं लाल मृदवान का होगा। और जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे उनका मृदवान कैसा था, तो पेंटेड ग्रेवेयर, जिसको कि हम बोलते हैं PGW। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, करते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका सामना संभवतः उन लोगों से हुआ जो तांबे के औजार और गेरवे या लाल रंग के मृदभांड का प्रयोग करता था। अगर ये एक्सपेंशन जब कर रहे थे पूरब की ओर तो इनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वहां पे जो वहां के लोकल लोगों से सामना हुआ तो वो लोकल लोग किस तरह का औजार यूज करते थे, तो वो तांबे का औजार यूज करते थे और उनका जो मिट्टी था वो किस तरह का था, तो गेरवा या लाल रंग का मिट्टी यूज करते थे। उन्हें संभवतः ऐसे लोगों की भी बस्तियां जहां तहां मिली जो काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। वो तो पेंटेड ग्रेवेयर का मृदभांड यूज करते थे, लेकिन उनका सामना अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन को यूज करने वाले लोगों से हुआ। कहा जाता है कि कुछ स्थानों पर उनका मुकाबला उत्तर हड़प्पाई संस्कृति, याद रखिएगा लेटर हड़प्पन कल्चर का जब डिक्लाइन हो गया तो उनके जगह पे जो हड़प्पन संस्कृति बना हुआ था, बचा हुआ था, उनको लेटर हड़प्पन या उत्तर हड़प्पाई संस्कृति, इनको अपनाने वाले जो लोग थे उनसे भी इन वैदिक लोगों का सामना हुआ होगा। पर कहता है ऐसा लगता है कि ये लोग मिश्रित संस्कृति वाले थे। मतलब ये जो लेटर हड़प्पा संस्कृति वाले थे ना, ये प्योर हड़प्पा संस्कृति वाले नहीं थे, जिस संस्कृति को शुद्ध हड़प्पाई नहीं कह सकते हैं। उत्तर वैदिक लोगों के शत्रु चाहे जो भी रहे हो उनका किसी भी बड़े और संलग्न क्षेत्र पर जमाव नहीं था। मतलब उत्तर वैदिक काल का लोगों का जिनसे भी सामना हुआ होगा, जिनसे भी उनकी शत्रुता रही होगी, वह लोग बहुत बड़े एरिया में और बहुत ही बड़े एरिया में कंपैक्ट वे में, कंपैक्ट वे का मतलब हो गया कि पूरा एरिया में, एक होता है कंपैक्ट अगर नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ हो गया, थोड़ा सा यहाँ हो गया, थोड़ा सा यहाँ हो गया, नहीं, बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए और पूरा कंपैक्ट एरिया होना चाहिए। इसी की बात यहाँ कह रहा है कि बहुत बड़ा एरिया हो और संलग्न क्षेत्र हो, वहां पे जमाव नहीं था। किनका? उत्तर वैदिक लोगों के जो शत्रु थे उनका। और उत्तरी गंगा के मैदान में उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी। उनके शत्रुओं की संख्या जो उत्तरी गंगा की मैदान है वहां भी उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। विस्तार के दूसरे दौर में, मतलब एक बार तो विस्तार हुआ था ऋग वैदिक काल में, दूसरी बार विस्तार हो रहा है लेटर वैदिक पीरियड में। मतलब विस्तार का जो दूसरा दौर है
इसमें वैदिक लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उनके पास लोहे के हथियार और अस्त्र चालित रथ थे। याद रखिएगा, जो दूसरे दौर का जो एक्सपेंशन हो रहा है वैदिक लोगों का, वो किस कारण से सफल हुआ? तो लोहे के हथियार के रहने से और अस्त्र चालित रथ के रहने से। इसी दो कारण से उनका एक्सपेंशन निर्बाध रूप से पूरब की ओर होता रहा। ये जो पिक्चर दिख रहा है, इसके नीचे लिखा हुआ है अतरंजी खेरा में चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात PGW स्तर से प्राप्त लोह सामग्रियां, अर्थात ये लोहे की सामग्रियां हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो पेंटेड ग्रे वेयर वाला जो साइड्स है, जो लेयर है, उनमें कहां पर लोहा का सामग्री मिला है? तो इसका आंसर होगा अतरंजी खेरा। देखिए कितना बड़ा स्पेस ये कवर किया है, ये पिक्चर जो आपका लोहा की सामग्री बताया गया है, इतना बड़ा स्पेस को कवर किया गया है और इसके नीचे में लिखा गया है कि कहां से पाया गया है, तो अतरंजी खेरा से पाया गया है। तो जो भी क्वेश्चंस बनाने वाले होते हैं वो एनसीईआरटी के बुक को पलटते हैं और देखते हैं उनकी जो पहली नजर कहां जाएगा। सबसे पहला जो उसका होगा, जो दृष्टि जाएगा, जो नजर जाएगा, वो इस पिक्चर पे जाएगा। तो वो तुरंत वहां से फाइंड आउट कर लेते हैं, देखो ये पिक्चर किस चीज का है और कहां से मिला है। तो वो उसको एक सवाल बना देता है, क्वेश्चन बना देता है। अगर आप इतना अलर्ट रहे कि जहां भी पिक्चर मिले उसके नीचे कुछ लिखा हुआ हो, तो आप समझिए कि वो आने वाला सब क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है। तो आप वहां पे अलर्ट हो जाइएगा कि यहाँ पे देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोहा की सामग्री जो पेंटेड ग्रे वेयर लेयर से पाया गया है, निम्न में से किस स्थल से पाया गया है? तो उसका आंसर में एक ऑप्शन अतरंजी खेरा भी था और आंसर इसका यही अतरंजी खेरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला हेडिंग है हमारा वो है चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात PGW लोह अवस्था संस्कृति और उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। इसमें देखते हैं क्या क्या कहता है। 1000 ईसा पूर्व में, ये जो 1000 ईसा पूर्व है, यहां पर क्या हुआ? तो जो कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़, आप जाकर के मैप में देखिएगा, भारत के मैप में कर्नाटक कहाँ है, वहां पे देखिएगा धारवाड़ कहाँ है। ये सब अब आपका काम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ये सारे खोज के मैं दूं। लेकिन अगर आप इन चीजों को खोज करके आप पढ़ना शुरू कर दिए तो यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में और क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। कहता है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यहां से यह कैसे फैला, मतलब यहां तो मिला है लेकिन यहां से इसका कैसे फैलाव हुआ ये क्लियर नहीं है। पर उसी समय से पाकिस्तान के गंधार, देखिए पाकिस्तान में गंधार है और अफगानिस्तान में कंदहार है, याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। पाकिस्तान में एक गंधार क्षेत्र है जहां से लोहा प्रयोग में आया। उसी समय से मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार भारी मात्रा में खुदाई में मिले हैं। ऐसे औजार बलूचिस्तान में भी मिले हैं। अब बलूचिस्तान कहाँ है, इसको जाके मैप में खोजिए तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है बलूचिस्तान का, उनको समझना आसान हो जाएगा। और उस समय पुराने जमाने से, हड़प्पा सभ्यता से ही ये बलूचिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको एक तरह से कोरिलेट होता जाएगा, एक तरह से आप लिंक कर पाएंगे। कहता है लगभग इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी लोहे का प्रयोग पाया गया। खुदाई से क्या ज्ञात हुआ है कि क्या क्या मिला है? तीर के नोक मतलब तीर होता है, उसका नोक लोहा का है। बरछे के फाल आदि लोहास्त्रों का प्रयोग लगभग 800 ईसा पूर्व में कहां शुरू हो गया था? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आमतौर पे होने लगा था। देखिए लोहा का जो प्रयोग है किसमें? तो शस्त्रों में। वो कहां शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ है, ये सारी चीज आपको याद रखना चाहिए। लोहे के इन हथियारों से वैदिक लोगों ने ऊपरी दोआब, गंगा यमुना का जो ऊपरी वाला एरिया है, वहां का दोआब में सामने आए अपने बचे खुचे शत्रुओं को परास्त कर दिया। इसी लोहे के शस्त्र से इनके जो लास्ट बचे खुचे शत्रु थे उनको भी इन्होंने परास्त कर दिया। ऊपरी गंगा के मैदान के जंगलों को साफ करने में लोहे की कुल्हाड़ी से काम किया गया हो गया है ना। अब जंगल को साफ करने में भी इस लोहे की कुल्हाड़ी का काम आया होगा। अब एक तो लोहे का जो शस्त्र है उससे अपने शत्रुओं को मार के समाप्त किया और साथ ही साथ लोहे का जो कुल्हाड़ी है उसे जंगलों को साफ किया। कहते हैं हालांकि यहाँ पे 35 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक ही वर्षा हो रहा था, ज्यादा घना जंगल नहीं था, ये बात तो क्लियर हो गया। कहते हैं वैदिक काल का जब हम अंतिम दौर देखते हैं तो लोहे के ज्ञान उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्या बोले हम, पूर्वी उत्तर प्रदेश,
पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदेह में भी फैल गया। विदेह के राजा जनक थे। यहां तक आ गया। आगे हम बढ़ने से पहले ये भी देख लेते हैं कि इन प्रदेशों में जो सबसे पुराने लोहास्त्र पाए गए हैं वो ईसा पूर्व 7वीं सदी के हैं। देखिए विदेह तक फैल गया। इस इलाके में लोहा का जो अवशेष मिला है, जो अस्त्र का, वो कहाँ का है, कब का है, तो 7वीं सदी का, ईसा पूर्व 7वीं सदी का है। अगर हम उत्तर वैदिक ग्रंथ की बात करें तो उत्तर वैदिक ग्रंथ में ये जो लोहा का धातु है इसको क्या कहा गया है, तो श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तर वैदिक ग्रंथ में जो श्याम या कृष्ण अयस टर्म आया है ये किसके लिए आया है, तो याद रखिएगा ये लोहा के लिए आया है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा और आपको ऊपर ले चलते हैं। एक ये मैप है, इस मैप को देखिए, यहाँ नाम लिखा हुआ है भारत में चित्रित धूसर मृदभान PGW संस्कृति का विवरण। अब देखिए ये साइट्स दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा साइट्स है जो PGW साइट्स है, तो याद रखिएगा। तो चित्रित धूसर मृदभान स्थल, ये सर्किल जो ब्लैक है वो, और जो वर्तमान स्थल है ये जो रेक्टेंगुलर बना है वो। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं सर्किल जो ब्लैक से उसको। तो ये देखिए रोपर है, गंगानगर है, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अहिछत्र, मथुरा, श्रावस्ती, इलाहाबाद, जयपुर। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सारे साइट्स का नाम याद रखना, और ये साइट्स किस संस्कृति से, कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो चित्रित धूसर मृदभान स्थल से जुड़ा हुआ। फिर याद रखिएगा ये मैप में दिया हुआ पूरा एक पेज को कवर किया है, ये मैप पूरा इतना स्पेस लिया है ये मैप। तो ये सवाल बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट्स, इसको याद रखिएगा। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है यद्यपि लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं, कृषि औजार कम पाए गए, तथापि इसमें संदेह नहीं कि उत्तर वैदिक काल के लोगों की मुख्य जीविका खेती हो चली थी। जो ऋग वैदिक काल के लोग थे वो उस समय में पशुचारण पे डिपेंडेंट थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोग का जो मुख्य जीविका का साधन था वह खेती हो चुका था। अगर हम वैदिक ग्रंथ की बात करें तो वैदिक ग्रंथ में 6, 8, 12, 24 तक बैल हल को जोतने की चर्चा है। मतलब समझ रहे हैं, हल को जोतने वाले 24 बैल लगा हुआ है, ये चर्चा है उत्तर वैदिक ग्रंथों में। हो सकता है कि यह अत्युक्ति हो, बड़ा चढ़ा के कहा गया हो। जुताई की लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। जुताई जो होता था ना, जो फाल लगा हुआ था वो लकड़ी का ही अभी तक लगा हुआ था, जिसमें ऊपरी गंगा के मैदानों की हल्की मिट्टी में संभवतः काम लिया जा सकता था। मतलब हल है, उसका फाल अभी भी लकड़ी का है, क्योंकि मिट्टी जो है हल्का है तो उससे जुताई हो जाता था। कहता है यज्ञ बहुत होता था उस समय में, तो यज्ञ में पशु बलि के प्रचलन के कारण बैल जो है उनकी संख्या उतना उपलब्ध नहीं रहा होगा, इसलिए खेती आरंभिक अवस्था में था। अब जुताई किससे होगा, बैल से ही होगा। बैल का ही बहुत ही बलि दिया जाता था, तो बैल उतना था नहीं, तो जो खेती है वो प्रारंभिक अवस्था में था, किंतु इसके व्यापक प्रचलन में संदेह नहीं था। देखिए प्रारंभिक अवस्था में था, मतलब बहुत ही मेन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे हो सकता है कि उतना नहीं था, लेकिन ज्यादातर जो इसका एरिया है उसमें खेती शुरू हो गया था। एक शतपथ ब्राह्मण है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन है। कहा गया है निम्न में से किस सोर्स में हल संबंधी अनुष्ठान का वर्णन मिलता है, तो इसका आंसर शतपथ ब्राह्मण होगा। इस तरह से आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है तो आप एक चैप्टर से कई सवाल के आंसर दे सकते हैं। कहा जाता है सीता के जो पिता थे और विदेह के राजा थे जनक, वो हल चलाया करते थे। आगे कहता है उस समय जो राजा और राजकुमार थे ना, वो शारीरिक श्रम करने में हिचकिचाते नहीं थे। कृष्ण के भाई थे बलराम, उनका नाम ही तो हलदर था, क्योंकि वो जो थे उनका जो हथियार था वो क्या था, तो हल था। उत्तर वैदिक काल में हल चलाना उच्च वर्णों के लिए वर्जित हो गया। कब? उत्तर वैदिक काल में वो जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो अब हल नहीं चलाते थे, यही बात यहाँ कहा गया है। आगे कहता है वैदिक काल के लोग क्या क्या उपजाते थे वो देखिए। जौ तो उपजाते ही रहे, इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल हो गए। ऋग्वैदिक काल में वो जौ बहुत ही बड़े पैमाने पर उपजाते थे, लेकिन अब चावल और गेहूं मतलब उत्तर वैदिक काल में इनकी मुख्य फसल हो गए। बाद में अगर चलकर देखें तो गेहूं जो है पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य खाद्य हो गया। आज भी गेहूं वहां का मुख्य खाद्य फसल है। वैदिक काल का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। वैदिक काल के जो लोग हैं उनका जो चावल से परिचय हुआ तो किस एरिया में आने के बाद उनका चावल से परिचय हुआ, तो वो दोआब वाले गंगा यमुना के जो दोआब वाला एरिया है वहां पे हुआ।
वैदिक ग्रंथों में इसका नाम क्या है? तो व्रीहि है। कई बार ये सवाल आ चुका है। ये जो टर्मिनोलॉजी है व्रीहि, किसके लिए आया है? तो ये चावल के लिए आया है। चावल का जो अवशेष है कहां से मिला है? तो हस्तिनापुर में मिला है। यहां तक समझ में आ गया? तो हस्तिनापुर में मिला है। आपका तय जो मिला है वह ईसा पूर्व 8वीं सदी का है। हस्तिनापुर से जो चावल का अवशेष मिला है वो ईसा पूर्व 8वीं सदी का है। इसी समय के आसपास एटा जिला में एक जगह है अतरंजी खेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतरंजी खेरा में भी चावल का एविडेंस मिला है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वैदिक अनुष्ठानों में चावल के प्रयोग का विधान है, पर गेहूं के प्रयोग का कदाचित ही। याद रखिएगा, अनुष्ठान जो होता था, जो रिचुअल्स होता था, उसमें चावल का प्रयोग होता था, गेहूं का लगभग नहीं के बराबर होता था। उत्तर वैदिक काल के लोग कई प्रकार के तिलहन भी पैदा करते थे। तो आप वो क्या क्या पैदा करते थे वो सारे हम डिटेल से आपको बता रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में भी बहुत प्रकार के कलाओं और शिल्पियों का उदय हुआ। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर रहा हूं। अब क्या हुआ? जो लोहार थे और धातुकार थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अवश्य ही वे लोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ न कुछ लोहे का काम करते होंगे। ठीक है, कला और शिल्पकार की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोहार की बात कर रहे हैं या धातुकार की बात कर रहे हैं। कहता है तांबे से उनका परिचय वैदिक काल के आरंभ में ही हो गया। ऋग्वैदिक काल में ही तांबे से वो बहुत ज्यादा परिचित हो गए थे। 1500 ईसा पूर्व के पहले के तांबे के बहुत सारे औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। उनसे प्रकट होता है कि वैदिकेतर समाज में भी ताम्र शिल्पी थे। वैदिकेतर मतलब जो वैदिक लोग नहीं थे वहां भी जो कॉपर हो उनका जो उस पे जो काम करने वाले शिल्पी थे उनमें ये चीज ताम्र शिल्पी बहुत ही फेमस था वैदिकेतर समाज में। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतरी, ये देखिए खेतरी कहाँ अवस्थित है, कई बार सवाल आ चुका है। खेतरी राजस्थान में, और किस लिए फेमस है? तांबे की खानों के लिए फेमस है। जो भी हो, वैदिक काल के लोगों ने जिन धातुओं का प्रयोग किया उनमें तांबा पहला रहा होगा। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृदभांत स्थलों से पाई गई है। देखिए लोहे का जो अवशेष है वो पीजीडब्ल्यू चित्रित धूसर मृदभांत स्थल से पाया गया है। तांबे के अवशेष, तांबे की वस्तुओं भी यहां से पाया गया है इस चित्रित धूसर मृदभांत स्थलों से। इन वस्तुओं का उपयोग मुख्यतः लड़ाई और शिकार तथा आभूषण के रूप में किया जाता था। यहां तक कीजिए, आगे बढ़े। बुनाई की बात करते हैं। अब हम बुनाई पे आ गए। स्त्रियां ही करती थी किंतु यह काम बड़े पैमाने पे होता था। चमड़े, मिट्टी, लकड़ी के शिल्पियों में भारी प्रगति हुई। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांड से परिचित थे। अब देखिए मृदभांड, मिट्टी का बर्तन बनाना एक स्पेशलाइज मतलब बहुत बड़ा काम था उस समय में। तो उस समय में उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड बनाए जाते थे। याद रखिएगा, काला व लाल मृदभांड है ना, ब्लैक एंड रेड पॉटरी, काली पॉलिशदार मृदभांड, काली पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, इसकी तो बात कर ही रहा हूं, और लाल मृदभांड। इसमें कहता है जो अंतिम है, जो लाल मृदभांड है, किसके बीच बहुत अधिक प्रचलित था? तो वो उत्तर वैदिक काल के लोगों के बीच बहुत अधिक प्रचलित था, सबसे अधिक प्रचलित। देखिए याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रचलित होना और सबसे उत्कृष्ट माना जाना, दोनों में अंतर है। तो इस सवाल जब भी ऐसा पूछा जाए तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस क्या कहता है। सबसे अधिक कोई प्रचलित था मिट्टी का बर्तन तो वो लाल मृदभांड था, लेकिन उस समाज का जो सबसे स्पेशलाइज था, जिनको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, तो वो चित्रित धूसर मृदभांड था। और लगभग समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया गया। लेकिन चित्रित धूसर मृदभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है। याद समझ में आ गया? सबसे ज्यादा तो लाल वाला हो गया, और अगर सर्वोपरि वैशिष्ट वाला मृदभांड पूछा जाए तो वो चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रे वेयर होगा। इनमें जो कटोरा और थालियां बनी है, इनका जो उद्देश्य था बनाया जाना था, ये जो उच्च वर्ग लोग थे उनके उपयोग के लिए हो जाता था, या जो धार्मिक जो कृत्य होते थे या भोजन जो था उस समय इनको यूज किया जाता था। चित्रित धूसर मृदभांड वाले स्तरों में कांच की निधियां और चूड़ियां भी मिली है, और उनका उपयोग प्रतिष्ठा वर्धक धातुओं के रूप में इन्हें गिने लोग करते थे। मतलब प्रतिष्ठा, जिसके पास जो यूज करता होगा ये चीज, उनका समाज में प्रतिष्ठा होता होगा, यही कह रहा है। कुल मिलाकर वैदिक ग्रंथ और उत्खनन दोनों से शिल्प वस्तुओं के वैशिष्टीकृत मतलब स्पेशलाइजेशंस
उत्पादन का संकेत मिलता है। मतलब ये अब स्पेशलाइज्ड हो गए शिल्पी वाले काम में, यही कह रहा है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का भी उल्लेख है, जो संभवतः समाज के संपन्न वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सोना कौन यूज करेगा? जो संपन्न वर्ग है वो यूज करेगा। अगर स्वर्णकार है तो सोना का वस्तु बनाया जाता होगा और उसको यूज करने वाले कोई संभ्रांत वर्ग रहता होगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं समाज में डिवीजन भी होने लगा है। खेती और विविध शिल्पों के बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। याद रखिएगा, समर्थ हुए हैं। जब खेती होगा, लोग एक जगह खेती करना शुरू कर देंगे तो उस खेती करने के लिए लोग वहां पे अस्थायी रूप से बसना शुरू कर देंगे। और जब बसना शुरू कर देंगे तो खेती से जो लोग उत्पादन करते हैं, कुछ लोग उत्पादन में लगे होंगे, बाद बाकी खेती से इतना उत्पादन हो जाता होगा कि बाद बाकी जो लोग हैं उनका भी पेट भर जाता होगा। अब वो लोग अब शिल्प का काम करने लगा। तो यही बात कर रहा है कि खेती और शिल्प के बदौलत उत्तर वैदिक काल के लोगों का जीवन अस्थायी हो गया था। उत्खनन हो या अनुसंधान, डिगिंग हो गया या एक्सप्लोरेशन से हमें कुछ आभास मिलता है कि उत्तर वैदिक काल की बस्तियां कैसी थी। अब देखें, पेंटेड ग्रेवेयर चित्रित धूसर मृदभांड स्थल न केवल कुरु पंचाल क्षेत्र, याद रखिए मैंने बोला था कि जो भरत है और जो पुरु है दोनों मिल करके कुरु बना और बाद में यही कुरु पंचाल से मिल गया और कुरु पंचाल क्षेत्र कहाँ हुआ है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली। ये पूछा जा सकता है कुरु पंचाल क्षेत्र किस एरिया में था। आगे कहता है मध्य क्षेत्र अर्थात पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र। फिर याद रखिएगा मध्य क्षेत्र कहाँ था। आगे कहता है मत्स्य क्षेत्र अर्थात आज का राजस्थान, ये क्षेत्र। यही जो फैक्ट है इसको याद रखना है। इन स्थलों की संख्या कुल मिलाकर 700 के करीब हो सकती है, जो अधिकतर ऊपरी गंगा घाटी में पड़ते हैं। इनमें इन्हें गिने स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। अब किसका किसका हुआ है? तो हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, जखेरा और नोह, ये 4 स्थल है। इन चारों स्थल से जो जो चीज मिला है उनका आप सूची बना लीजिएगा, लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। ये 4 का तो आपका नाम याद रखना चाहिए। क्योंकि बस्ती के भौतिक अवशेष का जमाव 1 मीटर तक है, 1 मीटर तक, इसलिए मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है कि बस्तियां 1 से 3 सदियों तक टिकी रही। जितना मोटा लेयर होगा इसका मतलब वो उतना ही सदियों तक टिका रहा, पतला लेयर होगा इसका मतलब कम सदियों तक टिका रहा। काफी स्थल नए वास के थे जहां ठीक पहले कोई नहीं बसे थे। लोग कच्ची ईंटों के घरों में, लकड़ी के खंभों पर टिके टट्टी के घरों में रहते थे। उनके घर तो निम्न कोटि के हैं, फिर भी उनके चूल्हों और अनाजों से प्रकट होता है कि चित्तित धूसर मृदभान काल के लोग जो उत्तर वैदिक लोग ही है, कृषि जीवी और अस्थिरवासी हो गए। समझ में आ गया। लेकिन चूंकि किसान लोग सामान्यतः काठ के फल वाले हल से खेती करते थे, इसलिए उतना अन्न नहीं उपजाते थे। प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं सकता है काठ के फल वाले हल से, यही कह रहा है। खेती से भिन्न व्यवसायों में लगे लोगों की आवश्यकता पूरी कर सके। अब इतना अन्न उपज होगा ही नहीं कि जो लोग खेती नहीं करते हैं, दूसरे व्यवसाय में है, उनकी जो आवश्यकता है, उनका जो पेट का भरपाई, खाने का जो भोजन की आवश्यकता है, उसको उस लेवल तक नहीं पूरा कर सकता था। अतः किसान नगरों के उदय में हाथ नहीं बटा सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इज प्रीरिक्विजिट फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या सिविलाइजेशंस या सिटीज के डेवलपमेंट से पहले एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। यही बात यहाँ कह रहा है कि एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा उत्पादन हो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट जो लोग हैं वो इतना उत्पादन कर ले कि समाज के ज्यादातर वर्ग के लोगों के खाने की आवश्यकता को जब पूरा कर लेता है, तो वही अन्य जो लोग हैं वो अदर स्पेशलाइज्ड वर्क करने लगता है, जिससे शहर का डेवलपमेंट होता है, ट्रेड का डेवलपमेंट होता है, एक अलग वर्ग का डेवलपमेंट होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन होना, इसीलिए इस बात को समझिएगा। आगे कहता है उत्तर वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द आया तो है, पर उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आकर हम नगरों के आरंभ का मंद आभास ही पाते हैं। मतलब जस्ट स्टार्टिंग, कहता है मंद आभास, आरंभ का मंद आभास जस्ट स्टार्ट हुआ है। हस्तिनापुर है, कौशाम्बी है। कौशाम्बी कहाँ है? इलाहाबाद के पास है। वैदिक काल के अंत तक महज गर्भावस्था वाले नगर थे, मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ था, बिगिनिंग हुआ था। किसका? हस्तिनापुर और कौशाम्बी का। कहा जाता है इसको आप प्रोटो अर्बन साइट्स भी कहते हैं।
आध नगरीय स्थल, मतलब अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोटो अर्बन साइट। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा की भी चर्चा है ना। इससे किसी न किसी तरह के वाणिज्य का संकेत मिलता है। समुद्र यात्रा अगर हुआ और उसमें अगर समुद्र यात्रा हो गया या काफिला को लेकर के यात्रा हो रहा है तो वो ट्रेड एंड कॉमर्स का संकेत देता है, जिससे नई नई कलाओं और शिल्पियों के उदय से बल मिला होगा ट्रेड को। ठीक है, कुल मिलाकर उत्तर वैदिक अवस्था में लोगों के भौतिक जीवन में भारी उन्नति हुई। पशुचारी और यायावारी जीवन प्रणाली बहुत घट गई, खेती जीविका का मुख्य साधन हो गई और जीवन अस्थायी तथा खूंटे से बंध गया होगा। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जब भी होता है, एग्रीकल्चर में जब भी बहुत ज्यादा लोग डिपेंड हो जाते हैं तो अस्थायी जीवन होना शुरू हो जाता है, यही बात कह रहे हैं। विविध शिल्पियों और कलाओं से लैस होकर अब वैदिक लोग उत्तरी गंगा के मैदान में अस्थिर रूप से बस गए। मैदान में बसने वाले किसान अपने निर्वाह के लिए तो काफी अन्न पैदा कर ही लेते थे। उनकी उपज का कुछ हिस्सा अपने मुखियाओं के पास, अपने राजाओं के पास, अपने पुरोहितों के पास भी चला जाता था, जिनसे इन लोगों का निर्वाह होता था। क्लियर, यही बात यहाँ पे कहा गया है। अब हम जो राजनीतिक संगठन है उसकी बात करते हैं। कहते हैं उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक जनता वाली जो सभा समिति थे, अब ऋग वैदिक काल, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था सभा समिति के बारे में। कहते हैं उनका दिन लद गया, मतलब अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या उनका जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो गया। उनके जगह पर राजकीय प्रभुत्व आ गया। राजकीय प्रभुत्व मतलब अब जो सभा समिति था जिसमें एक सब आदमी के सहमति से डिसीजन लिया जाता था वो अब खत्म हो गया। अब जो राजा है, जो राजकीय सिस्टम है, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। विदत एक संगठन जिनका हम ऋग्वैदिक पीरियड में नाम लिए थे, उनका नामो निशान नहीं रहा, मतलब विदत लेटर वैदिक पीरियड में समाप्त हो गया। क्लियर, सभा और समिति अपनी जगह पे जीती तो रही पर उनका रंग ढंग बदल गया। विदत खत्म हो गया, सभा समिति का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, अभी भी है लेकिन उसका जो स्वरूप है वो बदल गया। उसमें राजाओं और अभिजातियों का बोलबाला हो गया। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उत्तर वैदिक काल में सभा में स्त्रियों का प्रवेश था, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। ऋग वैदिक काल में सभा में स्त्रियों का प्रवेश था। ठीक है, कहता है आगे कुलीनों और ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। आगे कहता है राज्य की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिक शक्तिशाली हो गया। जो राज्य था उसका जो विस्तार हो गया, जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा हो गया। इसके कारण जो मुखिया था, जो राजा था, वो काफी शक्तिशाली हो गया। अब कहता है सत्ता जो है, जो पावर है, धीरे धीरे जनजातीय से प्रादेशिक हो गई। समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कि 1-2 लोग है, 5,000 लोग है, इनका जो हेड होगा, इस लोक का जो हेड होगा वह जनजातीय राजा कहलाएगा। लेकिन इस पूरे एरिया में जितना भी लोग है, चाहे वो उस जनजाति के है या नहीं, इस पूरे एरिया में जब किसी राजा का कब्जा हो जाता है, उस प्रदेश पे, उस भूभाग पे जब कब्जा हो जाता है, उसका जब राजा कहलाता हो जाता है, तब उसको प्रादेशिक राजा कहा जाता है। तो एक जनजातीय स्वरूप था पहले, मतलब लोगों का हेड होता था। अब प्रादेशिक स्वरूप हो गया, मतलब पूरे भूभाग का हेड हो गया। इसमें इस जनजाति के अलावा दूसरे जनजाति के भी लोग हो सकते हैं, यही बात कह रहा है। राजा या सरदार कबीलों पर शासन करते थे और उनके प्रमुख कबीले के नाम पर प्रदेशों का नाम पड़ा। मतलब ये राजा या जो सरदार था किसका, कबीले का, उस पूरे कबीले पे, इस भूभाग पे शासन करता था और जो कबीला था उसी के नाम पे इस भूभाग का भी नाम पड़ गया। कहता है भले ही उस प्रदेश के भीतर प्रमुख कबीलों से भिन्न लोग भी बसते थे। वही बात जो मैंने कहा, आरंभ में हर प्रदेश का नाम वहां पर सबसे पहले बसने वाले कबीले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे पंचाल एक जन या कबीले का नाम था, बाद में यह एक विशेष प्रदेश का नाम हो गया। राष्ट्र शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है, पहले इसी समय मिलने लगा है। मतलब जो राष्ट्र का कंसेप्ट है, जो राष्ट्र है, इसका कंसेप्ट आपको उत्तर वैदिक काल से मिलने लगा है। यहीं पे जो कॉलोनियल राइटर्स है, जो अंग्रेज है, जो पश्चिमी विद्वान है, उनसे काउंटर होता है हमारे विद्वानों का। उनका कहना है कि भारत एक राष्ट्र नहीं था, भारत एक राष्ट्र था और धीरे धीरे भारत एक अखंड राष्ट्र बना। ठीक है,
उत्तर वैदिक ग्रंथ में संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। क्या था? शारीरिक और अन्य गुणों में जो सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था वही राजा चुना जाता था। समझ रहे हैं? अभी भी राजा चुना जा रहा है। कहता है सामान्य कुल जनों या अन्य जनों से जो विष कहलाते थे स्वेच्छा से दी गई भेंट प्राप्त होता था। अब भेंट कौन देता था? मतलब एक तरह का जो रिसोर्सेस था वो सामान्य जन से मिलता था, जिसको विष कहा जाता था। जो बलि अर्थात चढ़ावा कहलाती थी। ये जो भेंट होता था उसको क्या नाम दिया गया था? तो ये बलि। इसका बलि का जो स्वरूप है ये चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। परंतु राजा ने भेंट प्राप्त करने की प्रथा को अपना अधिकार बना लिया। अब समझिए, जो भेंट होता था वो स्वेच्छा से होता था, लेकिन राजा बोला कि नहीं, ये मेरा अधिकार है, आपको भेंट देना पड़ेगा। यहीं पे देखिए किस तरह से चेंजेज हो रहा है। पहले आज भी गिफ्ट जो देते हैं वो स्वेच्छा से दिया जाता है, लेकिन कहे कि नहीं, आपको गिफ्ट देना ही देना पड़ेगा, ये मेरा अधिकार है कि आपको गिफ्ट देना है ना, गिफ्ट लेना मेरा अधिकार है इसलिए आपको देना पड़ेगा। तो ये स्वरूप चेंज हो गया गिफ्ट का, अर्थात बलि का, अर्थात चढ़ावा का। इस अधिकार और अपने पद की अन्य सुविधाओं को कायम रखने के उद्देश्य से राजा क्या करता था? अपना जो पद होता था उसको अनुवांशिक बना दिया, हेरिडिटरी बना दिया, बपौती बना दिया। इस प्रकार क्या होता था? राजा का पद उनका जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उन्हीं को मिलने लगा। लेकिन उत्तराधिकार का यह क्रम हमेशा निर्विघ्न नहीं रहा। मतलब ये जो बेटा का जो उत्तराधिकार है, फादर का जो उत्तराधिकार है उसका बड़ा बेटा ही बनेगा, ये हमेशा निर्विघ्न नहीं रहा। महाभारत की घटना हमें बताता है कि युधिष्ठिर बड़ा भाई था, लेकिन उसका छोटा भाई जो दुर्योधन था वो उनके राज्य का अपहरण कर लिया था। राज की खातिर पांडवों और कौरवों के कुल का ही विनाश हो गया। इस युद्ध से यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता के आगे स्वजन कुछ नहीं है। क्लियर? कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली हो गया, ये याद रखिएगा। रिचुअल्स हो गया बहुत सारा, उससे रिचुअल्स जो होते थे उनका भी उद्देश्य होता था राजा को बहुत ही शक्तिशाली बनाना। एक यज्ञ है जिसका नाम है राजसूय यज्ञ। राजा राजसूय यज्ञ करवाता था, जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई। एक चीज समझिएगा, राजसूय यज्ञ का पर्पस क्या था? कि राजा को दैवीय अधिकार मिल गया है शासन करने का। एक चीज ये समझिएगा, राजसूय का पर्पस क्या है। एक और यज्ञ है जिसको बोला जाता है अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में राजा एक घोड़ा छोड़ता था और घोड़ा जिस जिस एरिया में बेरोक टोक, मतलब कोई टोकने वाला, जिस एरिया से गुजर गया उन सारे प्रदेश पर एक छत्र राज उस राजा का माना जाता था। तो क्या मतलब हो गया? अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था। राजयोग जो राजसव युग है उससे दैवीय शक्ति प्राप्त होता था। तो दो यज्ञ की बात मैंने कर ली। अब तीसरा यज्ञ जो है वो है वाजपेयी यज्ञ। इसमें क्या होता था? रथ दौड़ा दिया जाता था, जिसमें राजा का जो रथ होता था उनके अन्य सभी बंधुओं के रथ से आगे निकलता था या उसको निकाला जाता था। क्यों? अच्छा, क्यों निकाला जाता था वो हम इसमें बता रहे हैं कि इन सारे जो अनुष्ठान होते थे उनका पर्पस क्या था? कि जो प्रजा है, जो जनता है, उसके चित्त पे, उनके मनोभाव पे, उनके साइकोलॉजी पे राजा की बढ़ती हुई शक्ति और महिमा का गहरी छाप पड़ जाए। साइकोलॉजिकल उनके दिमाग पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए कि राजा बहुत बड़ा आदमी है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभुत्व वाला व्यक्ति है। ऐसा जब प्रजा समझ लेती है तो प्रजा कभी भी विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है। अर्थात ये जो तीनों यज्ञ की मैंने बात किया उनका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि जनता के साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डालना। आगे कहता है, ऐसा लगता है कि इस काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था। कर अर्थात जो ट्रिब्यून है, जो टैक्स है, उसका संग्रह होने लगा था। इसके संग्रह और संचय के लिए, कलेक्शन के लिए और उसका संचय करके रखना है, इसके लिए अधिकारी रहता था जिसको संग्रहित्री कहलाता था। ये कई बार टर्मिनोलॉजी आ गया है कि संग्रहित्री का कार्य क्या था। रामायण और महाभारत से ज्ञात होता है कि बड़े बड़े यज्ञों के असर पर राजा भारी मात्रा में दान और उपहार बांटता था और हर वर्ग के लोगों को उत्तम भोजन कराता था। देखिए, हर वर्ग के लोग को उत्तम भोजन कराया जाता था। या देखिए, हर वर्ग पे यहाँ पे दीजिएगा, नहीं तो मालूम होगा कि उच्च वर्ग के लोगों को ही कराया जाता था। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लेता था।
भोजन हर वर्ग के लोगों को कराता था, लेकिन अपने कार्य में इन लोगों की सहायता लेता था। पटरानी का भी सहायता लेता था। निचले स्तर में मतलब जो ग्रास रूट लेवल का, जो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो वो ग्राम सभाओं के द्वारा किया जाता था, जिनका प्रमुख जो होता था, कुलों के जो प्रधान होते थे, उनका इन ग्राम सभाओं पे नियंत्रण रहता था। वे क्या करते थे, जो स्थानीय वाद विवाद होते थे उनका फैसला देता था। उत्तर वैदिक काल में भी राजा कोई अस्थायी सेना नहीं रखता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल में तो सेना था ही नहीं, बस जरूरत पड़ा तो स्वजन इकट्ठा हो गए और युद्ध के लिए चल जाते थे। उत्तर वैदिक काल में भी सेना जो रहता था वो अस्थायी नहीं था। अस्थायी का मतलब होता है उसको खाने पीने रहने का सारा व्यवस्था करना, उसके पेमेंट का सारा व्यवस्था करना, मतलब उसको रिक्रूट कर लिए हैं स्पेशली युद्ध के लिए, अब वो कोई काम नहीं कर रहा, उनको पेमेंट दिया जा रहा है, उसको अस्थायी सेना बोलते हैं। ऐसा उस समय तक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अभी तक उतना ज्यादा रिसोर्स नहीं हुआ था, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी हुआ नहीं था, इसलिए अस्थायी सेना नहीं रखा गया था। युद्ध के समय कबीले के जवानों के दल भर्ती कर लिए जाते थे और कर्मकांड के एक अनुष्ठान के अनुसार युद्ध में विजयी पाने की कामना से राजा को एक ही थाली में अपने भाई बंधुओं अर्थात विष के साथ खाना पड़ता था। ये बात समझ में आ गई? ये सारा चीज यहाँ पे कहा गया है। देखिए, अब हम उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक संगठन था उसकी बात करते हैं। तो कहता है इस समय जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, राजन या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण हो गया। यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया था। यज्ञ, इस समय यज्ञ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। यज्ञ का जो अनुष्ठान था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। अगर पूछा जाए इस समय में ब्राह्मणों की शक्ति, ब्राह्मण क्या था? एक पुरोहित था। 16 प्रकार के पुरोहित थे। उन पुरोहितों में एक पुरोहित ब्राह्मण था। सारे पुरोहितों में एक पुरोहित जो ब्राह्मण था, उनका शक्ति में अपार वृद्धि हुई जस्ट बिकॉज ऑफ यज्ञ या अनुष्ठान का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ने के कारण। यहां तक बात समझ में आ गई? पुरोहित थे, किंतु धीरे धीरे ब्राह्मण अन्य पुरोहित वर्गों को दबाते गए और स्वयं प्रमुख वर्ग बनते गए। मतलब पुरोहित में ब्राह्मण, सब अन्य जो वर्ग थे पुरोहित के, उनको दबा करके ब्राह्मण जो है आगे निकल गया। उनकी यह प्रमुखता विलक्षण बात है जो भारत से बाहर के आर्य के समाज में नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, ये जो है ना विलक्षणता कि ब्राह्मण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्ग है वो बना, ये भारतीय आर्य समाज के अलावा कहीं और नहीं पाया जाता। इवन किसी भी समाज में इस तरह की बातें नहीं है। लगता है कि ब्राह्मण वर्ण की स्थापना में आर्येतर तत्वों का कुछ हाथ रहा होगा। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों, क्या मतलब यजमान के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करते थे। ठीक है, क्या करते थे? कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों या त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब ये धार्मिक अनुष्ठान बहुत करवाते थे, अपने लिए भी और जो अपने यजमान थे उनके लिए भी। तो जो यजमान होते थे वो जो आर्येतर जन थे वो भी होते थे। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देवाराधना करते थे और उसके बदले में राजा से अभय दान प्राप्त करते थे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो काम होता है, जो आप कह सकते हैं कि जो अदर वर्ल्डली जो कंसेप्ट है, उस बात को ब्राह्मणों ने पकड़ लिया कि देव का आराधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इनसे कृषि कार्य अच्छा होगा। राजा युद्ध में जा रहे हैं तो उनके लिए जब आप यज्ञ कर रहे हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे राजा है वो युद्ध में जीतेगा ही जीतेगा। ये सब जब करवाएगा, जो वर्ग ये करवाएगा, उनका इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यही काम ब्राह्मण कराते थे। कभी कभी ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए राजन्यों से भिड़ जाते थे। जो राजा होता है उनसे ये भिड़ जाते थे। राजा मतलब इनको लगता था कि जो ब्राह्मण है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, राजा जो राजन्य का राजा का वर्ग है उनसे भी बड़ा वर्ग है, उनसे भी श्रेष्ठ वर्ग है, जिनमें राजा के बांधव भी होते थे और क्षत्रिय वर्ग के नेता भी होते थे। मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है उनके बीच एक तरह का कंट्रास्ट होना शुरू हो गया। लेकिन निचले के जो 2 वर्ग थे, वैश्य और शूद्र, उनसे जब इनका काउंटर होता था तो तुरंत ये दोनों वर्ग आपस में तालमेल कर लेते थे, अपना झगड़ा भूल जाते थे। मतलब क्षत्रिय और जो ब्राह्मण है ये दोनों आपस में गठजोड़ कर लेते थे। क्यों? क्योंकि इनको डर होता था जो वैश्य और शूद्र को लेकर के। उत्तर वैदिक काल के अंत से इस बात पर बल दिया जाने लगा है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच परस्पर सहयोग रहना चाहिए।
है ना। उत्तर वैदिक काल से ब्राह्मण और क्षत्रिय में परस्पर सहयोग होगा, तभी आप समाज के जो अन्य वर्ग है उन पर प्रभुत्व बना सकते हैं। राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य अब क्या हो गया, जो पहले जो वैश्य थे वो जो राजा थे उन्हीं के परिजन थे, लेकिन अब वैश्य को सामान्य जन की कोटि में रखे जाने लगा। उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया, कृषि, पशुपालन आदि। उनमें कुछ लोग पंसारी या शिल्पी का भी काम करते थे। वैदिक काल का अंत होते होते वे व्यापार भी अपनाने लगे, मतलब कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, व्यापार हो गया, ये सारे काम वैश्य करते थे। कहते हैं उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही राजस्व चुकाते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्य से वसूले राजस्व पर ही जीते थे। ये बात समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको एक तरह से एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जो कोई प्रोडक्टिव काम जो होता है, जो मेहनत का काम होता है, वो नहीं करते थे। ये सिर्फ दिमाग का काम करते थे, शरीर का काम करते थे, वो भी शक्ति का। क्षत्रिय शक्ति का प्रदर्शन करते थे और ब्राह्मण बुद्धि का प्रदर्शन करते थे, और वैश्य जो उत्पादन संबंधी काम होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, उसमें वैश्य काम करते थे। अगर ये लोग आपस में तालमेल बनाते तो पूरे विश्व पे भारत का राज होता। या समझिएगा, आपस में ही लड़ने लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करने लगे, एक दूसरे को नीचा ही बनाए रखा जाए, इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। आम कबायली लोगों को वश में लाकर उन्हें करदाता बनाने की प्रक्रिया लंबे समय से तो चलती रही थी। ऐसे कई अनुष्ठान ज्ञात है जो दुर्दम लोगों को, या विष है या वैश्य है, राजा तथा उनके निकट संबंधियों के वश में लाने, मतलब राजा या जो उनके निकट संबंधी है उनके वश में लाना है। किसको? विष या वैश्यों को लाने के लिए बहुत सारे अनुष्ठान किए गए। यह अनुष्ठान उन्हीं पुरोहितों द्वारा कराया जाता था जो स्वयं प्रजा या वैश्यों के खसोट पर मोटे हुए थे। मतलब ये जो पुरोहित वर्ग है वही वर्ग है जो वैश्य वर्ग है, उनके द्वारा उपजाए हुए भोजन पे ही ये लोग अपना जीवन जिलाते थे। उनके द्वारा ही ये यज्ञ, वही जो पुरोहित वर्ग है वही ये यज्ञ कराते थे। ऊपर के 3 वर्णों की सामान्य विशेषता यह थी कि वह क्या करते थे? पुरोहित, ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। ये देखिए, उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण का अनुष्ठान कर सकते थे। तो उपनयन संस्कार क्या है? कई बार सवाल पूछा जा चुका है। उपनयन संस्कार कौन कौन उसके कर सकता है, ये पूछा जा चुका है। जो चौथा वर्ण था उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, वह गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था, है ना। यहीं से उपनयन का अभाव शूद्रता की दास्ता का द्योतक हो गया। देखिए, शूद्रता का जो सबसे वर्स्ट कंडीशन हुआ जब ये लिमिटेशंस लगा दिया गया कि उपनयन संस्कार नहीं कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तब ये जो शूद्र है ये एक तरह का स्लेव में कन्वर्ट होता चला गया। शूद्र और स्लेव दोनों में अंतर है। शूद्र एक तरह का वर्ण है, लेकिन अभी तक ये स्लेव नहीं था। स्लेव का कंसेप्ट जो है वो वेस्टर्न कंसेप्ट है, उस तरह का जो कंसेप्ट ये भारत में नहीं था। लेकिन एक तरह का दास्ता का जो है, एक तरह का जो बुरा कंडीशन है, वो इस दोनों चीजों के कारण, उपनयन संस्कार और गायत्री मंत्र, इन दोनों के कारण शूद्र की स्थिति बहुत ही खराब होता चला गया। राजा जो राजन्यों या क्षत्रियों का अगवा था, अन्य तीनों वर्णों पर अपना प्रभुत्व जमाए रखने की चेष्टा करता था। उत्तर वैदिक काल के अंत भाग में लिखे गए ऐत्रेय ब्राह्मण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। उत्तर वैदिक काल के अंत में ये लिखा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण नामक वैदिक ग्रंथ में कहा गया है कि ब्राह्मण जीविका चाहने वाला और दान लेने वाला है, लेकिन राजा जब चाहे उसे हटा सकता है। इसका मतलब इस ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण में जो क्षत्रिय है, जो राजा है, उनको ब्राह्मण जो है उससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया है। इसलिए यह ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल इसे पूछा जा चुका है। वैश्य के बारे में कहा गया है कि वह राजस्व का देनदार है और राजा जब चाहे उसका दमन कर सकता है, इसको हटा सकता है, इसको दमन कर सकता है। सबसे बुरी स्थिति जो है वो शूद्रों की थी। शूद्र को अन्य वर्णों का सेवक बताया गया है, वह दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करने वाला है और मार खाने वाला है। ठीक है, ये सारी बात इसमें लिखा गया है। सामान्यतः उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में 3 उच्च वर्णों और शूद्रों के बीच विभाजक रेखा देखने को मिलती है। 3 उच्च वर्ण एक तरफ, शूद्र एक तरफ, ये विभाजन रेखा मिलती है। जो अभी उपनयन संस्कार की बात किया, गायत्री मंत्र की बात किया, ये सारे थे। फिर भी राज्याभिषेक संबंधी कई ऐसे सार्वजनिक अनुष्ठान होते थे जिनमें शूद्र शायद मूल आर्य जातीय कबीलों के बचे हुए सदस्यों की हैसियत से भाग लेते थे। या देखिए, शूद्र कैसे बना, दास कैसे बना,
इनकी कहानी हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर था ऋग वैदिक में उसमें बताया था कि ये शूद्र या दास जो थे वास्तव में ये कौन थे, ये क्या थे, तो जो आर्य के पुराने कबीले थे वो थे। आर्य कई बार आए उनका हुआ है, तो जो सबसे पहले आर्य लोग आए यहाँ बसे उनका जो पुराना था, उनका जो था वो जो उन पे जब अधिकार कर लिया गया नए आने वाले आर्य के द्वारा, तो उनको शूद्र कहा गया, उनको दास कहा गया। तो इस पुराने जो आर्य जातीय कबीला है, इनके हैसियत से ये यज्ञ में भाग लेते थे। शिल्पियों में जो रथकार था आदि से कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था, उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था। ये याद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, इनमें से किन को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था, तो ये आंसर हो जाएगा रथकार। इस प्रकार दिखाई देता है कि उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण भेद अधिक प्रखर नहीं हुआ था, मतलब वर्ण भेद था लेकिन अधिक प्रखर नहीं हुआ था। परिवार स्तर पर हम देखते हैं कि पिता का अधिकार बढ़ता गया, वह अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। राज परिवार में ज्येष्ठ जो था पुत्राधिकार, उसका प्रचलन प्रबल होता चला गया। पूर्व पुरुषों की पूजा होने लगी, जो एंसेस्टर से, जो मरे हुए एंसेस्टर थे उनका पूजा होने लगा। ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन होने लगा, मतलब राज परिवार में कि जो सत्ता है वो ज्येष्ठ पुत्र को मिलता था। स्त्रियों का दर्जा सामान्यतः गिरा, यद्यपि कुछ महिलाओं ने शास्त्रार्थों में भाग लिया और कुछ रानियां पति के राज्याभिषेक अनुष्ठान में साथ रहीं, पर सामान्यतः स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचे और अधीनस्थ माना जाने लगा। ये बात क्लियर हो गया। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा प्रारंभ हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोत्र प्रथा का प्रारंभ कब हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ, या वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, है ना। जहां सारे कुल का गोधन पाला जाता है उनको गोष्ठ कहा जाता है, वहीं से गोत्र शब्द जो आया है। परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। ठीक समझ में आ रहा है। एक ही मूल पुरुष, जो एक ओरिजिन जहां से हुआ है ना, उस पुरुष से जो संबंधित है उनका जो समुदाय हो गया उसको गोत्र कहा गया। समझ में आ रहा है। फिर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चल पड़ी, मतलब जिस गोत्र में है उसे बाहर विवाह करना, ये प्रथा प्रचलन में आ गया। तदनुसार एक ही गोत्र या मूल पुरुष वाले लोगों के बीच आपस में विवाह निषिद्ध हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे कंसेप्ट यहाँ पे है। वैदिक काल में आश्रम अर्थात जीवन के 4 चरण सुप्रतिष्ठित नहीं हुए थे। देखिए, 4 वर्ण की बात किया था, अब हम 4 आश्रम की बात कर रहे हैं। वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं, है ना। वैदिकोत्तर मतलब लास्ट जो वैदिक पीरियड है उस समय का। ब्रह्मचर्य है या अर्थात छात्रावास है, गृहस्थ है अर्थात गृहस्थावस्था है, वानप्रस्थ है या वनवासावस्था है, और संन्यास है मतलब सांसारिक जीवन से विरक्त होकर रहने की अवस्था है। ये 4 अवस्था है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में आदि से केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, मतलब उत्तर वैदिक ग्रंथ की बात करें तो जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इनका वर्णन मिलता है। अंतिम या चतुर्थ आश्रम उत्तर वैदिक काल में सुप्रतिष्ठित अभी तक नहीं हुआ था, अर्थात संन्यास जो है ये आश्रम अभी उतना प्रबल नहीं हुआ था। हालांकि संन्यास अज्ञात नहीं था, लोग परिचित थे। वैदिकोत्तर काल में भी केवल गृहस्थ आश्रम सभी वर्णों में सामान्यतः प्रचलित था। जितने भी वर्ण थे, 4 वर्ण था, उसमें ये जो गृहस्थ आश्रम है जो सेकंड वाला है ये काफी प्रचलित था, है ना। अब हम जिस सब हेडिंग की बात कर रहे हैं वह है देवता, अनुष्ठान और दर्शन। कहता है उत्तर वैदिक काल में जो उत्तरी दोआब, गंगा यमुना का जो उत्तरी दोआब है वह ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। फिर से समझिएगा, उत्तरी दोआब में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बना जो कि ब्राह्मणों के प्रभाव में आ गया। यही बात समझ में आ गई, ये क्या कह रहा है। लगता है सारा उत्तर वैदिक साहित्य, जो सारा उत्तर वैदिक साहित्य है, कुरु पंचाल के इसी प्रदेश में विकसित हुआ। कुरु पंचाल, कुरु कैसे बना वो बता दिया। भरत और पुरु के मिलने से कुरु बना, कुरु फिर पंचाल में मिल गया, और ये जो एरिया था ऊपरी गंगा यमुना दोआब वाला, ये जो एरिया है इसी को कुरु पंचाल वाला एरिया कहा जाता है। यहीं पे उत्तर वैदिक साहित्य के ज्यादातर जो साहित्य है वो विकसित हुए। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था, है ना। आर्य संस्कृति का जो मूल है वो क्या है, यज्ञ। और यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां प्रचलित हुई।
ये बात समझ में आ गई। आगे कहता है दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। ये दोनों बहुत ही प्रमुख देवता थे कब? ऋग्वैदिक काल में। इनके जगह पे जो प्रजापति है ना, क्या है ये? तो सृजन के देवता है, इनका सर्वोच्च स्थान हो गया। ऋग्वैदिक काल के कुछ अन्य जो गौण देवता थे प्रमुख हुए, उस समय उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये प्रमुख हो गए। जैसे पशुओं के देवता रुद्र ने, उस समय में पशु के देवता जो थे, ऋग्वैदिक काल में पशु के देवता जो रुद्र थे, वह उत्तर वैदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। विष्णु को वे लोग अपना पालक और रक्षक मानने लगे जो ऋग्वैदिक काल के अपने अर्ध खाना बदोशी जीवन को छोड़कर अस्थायी रूप से बच गए। आप समझिए एक चीज, ऋग्वैदिक काल में वो अर्ध खाना बदोशी जीवन जीते थे, कहीं इधर उधर भटकते रहते थे। इस जीवन को छोड़कर जब उन्होंने अस्थायी जीवन अपना लिया उत्तर वैदिक काल में, तो यही लोग किनको अपना रक्षक और पालक मानना शुरू कर दिए? तो विष्णु को। तो पालक और रक्षक माना किसको? तो विष्णु को। किसने? जो अर्ध खाना बदोशी जीवन को छोड़कर अस्थायी जीवन को अपना लिया उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुओं की भी पूजा प्रचलित हुई, है ना। कुछ वस्तु है जो देवताओं के प्रतीक है, उनका पूजा होना शुरू हो गया। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ का कुछ आभास मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि मूर्ति पूजा के आरंभ का आभास कब मिलता है? तो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। क्योंकि समाज ब्राह्मण, राजन, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में विभक्त हो गया था, इसलिए कुछ वर्णों के अपने अपने देवता हो गए। 4 वर्ण है तो हर वर्ण जो है कुछ कुछ अपना देवता बना लिए थे। पूषण जो पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, शूद्रों के देवता हो गए। समझ में आ रहा है? शूद्रों का देवता कब हो गया? वो लेटर वैदिक पीरियड में। हालांकि ऋग्वैदिक युग में पशुपालन सारी आर्य जाति का मुख्य व्यवसाय था, है ना। आगे कहता है देवताओं की आराधना के जो भौतिक उद्देश्य थे, ईश्वर को क्यों पूजा जाता था? क्योंकि भौतिक उद्देश्य था। कहता है ये इस काल में भी बने रहे, लेकिन आराधना की रीति में महान अंतर आ गया। स्तुति पाठ पहले की तरह ही चलता रहा, लेकिन वे देवताओं को प्रसन्न करने की मुख्य जो रीति है वो नहीं रहा। स्तुति पाठ मुख्य रीति नहीं रहा देवताओं को प्रसन्न करने का। यज्ञ करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया और यज्ञ के सार्वजनिक और घरेलू 2 रूप प्रचलित हुए। यज्ञ करना इस समय उत्तर वैदिक काल का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है यज्ञ। और जो ऋग्वैदिक काल था उस समय स्तुति पाठ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो यज्ञ करना और स्तुति पाठ करना, ऋग्वैदिक काल में स्तुति पाठ और उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, ये 2 महत्वपूर्ण हो गए। अब कहता है, क्या कहता है? सार्वजनिक यज्ञ राजा अपनी प्रजा, सारी प्रजा के साथ करता था। प्रजा में अक्सर एक ही कबीले के लोग होते। निजी यज्ञ भी होता था, अलग व्यक्ति अपने अपने घर में क्या करते थे, क्योंकि उस काल के वैदिक लोग अस्थायी निवास में रहते थे और उनके नियमित कुटुंब रहते थे। अस्थायी रूप से रहेंगे, उनको कुटुंब रहेंगे, तो वो लोग अपना यज्ञ कराते थे। इसको निजी यज्ञ कहते हैं। एक सार्वजनिक यज्ञ हो गया, दूसरा निजी यज्ञ हो गया। घर का प्रत्येक व्यक्ति अग्नि में आहुति देता था और ऐसा प्रत्येक कर्म, अनुष्ठान या यज्ञ का रूप धारण कर लेता था। यज्ञ में बड़े पैमाने पे पशु बलि दी जाती थी। यज्ञ होगा तो पशु बलि दी जाती थी। इससे पशुधन का बहुत ज्यादा ह्रास होता था। जो अतिथि थे उसको गौग्न कहलाते थे, क्योंकि गौ मांस खिलाया जाता था। ये एक बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बढ़ाया गया है, कहा गया है। इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, इनको ध्यान रखिएगा। जहां मैं आपको मार्क कर दूं कि ये कंट्रोवर्सी वाला है, तो यहां से आप बचने का कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पुराने वाले एनसीईआरटी में दे दिया जाता है। इनका कोई प्रूफ नहीं है, बस दे दिया गया, ठीक है। और इसी को काउंटर किया गया है नए गवर्नमेंट में। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे चीजों से बचना है। इस चीजों को आपको नहीं लिखना है, नहीं समझना है, इससे निकल जाना है आगे, ठीक है। यज्ञों में कर्म के साथ मंत्र पढ़े जाते थे। जो यज्ञ होता था उसमें जो कर्म होते थे उसके साथ मंत्र पढ़े जाते थे। यज्ञकर्ताओं को इन मंत्रों का उच्चारण बड़ी सतर्कता से करना पड़ता था। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। जो यज्ञ करवाता था ना, उसको यजमान कहा जाता था। यज्ञ का फल बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि जो मंत्र होता है वो कितनी, मतलब उसका जो उच्चारण है कितनी शुद्धता से किया गया है। वैदिक आर्यों में प्रचलित बहुत से अनुष्ठान हिंद यूरोपीय भाषा भाषियों के कर्मकांड से मिलते हैं।
लेकिन कुछ हिंद भूमि में विकसित प्रतीत होते हैं। मतलब कहता है कि हिंद यूरोपीय जो होते हैं वहां से मिलता जुलता है, लेकिन मूल कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसे यज्ञ हैं, ऐसे कुछ कर्मकांड है जो मूल रूप से ये जो हिंद भूमि है, जो इंडिया वाला जो पार्ट है, वहां पे ही विकसित हुआ। इन सारे मंत्रों और यज्ञों का सृजन, अंगीकरण और विस्तारण पुरोहितों ने किया। ये जो यज्ञ मंत्र हैं, जो यज्ञ है, इनका जो सृजन है, अंगीकरण है और विस्तारण कौन किया? पुरोहितों ने किया, जो ब्राह्मण कहलाए। देखिए 16 प्रकार के पुरोहित है, उसमें ब्राह्मण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ब्राह्मण जो है मंत्र और यज्ञ करवाते थे। ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझने लगे। मतलब ज्ञान पे जो है ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया। उन्हें बहुत सारे अनुष्ठानों को चलाया, जिनमें कुछ आर्येतर लोगों से भी लिए गए। इसका मतलब समझ रहे हैं, आर्येतर लोगों का, जो आर्य नहीं थे, उनका भी बहुत सारे अनुष्ठान थे, उनको भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, है ना, अडेप्ट, अपने आप को ढाल लिया, उसको अपना बना लिया। इतने सारे अनुष्ठानों को चलाने और उनको विस्तृत बनाने का क्या कारण रहा होगा, यह तो पता नहीं चलता, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके पीछे धन की लोलुपता की भावना रही होगी। ठीक है, कहा गया है कि राजसूय जो यज्ञ होता था, कराने वाले जो पुरोहित होते थे, उसको दक्षिणा में 2,40,000 गायें मिलती थी। यज्ञ की दक्षिणा में सामान्यतः गायें और दासियों को दी जाती थी। ये याद रखिएगा, यज्ञ होता था तो उसमें दक्षिणा में क्या दिया जाता था? साथ साथ सोना, कपड़ा, घोड़े भी दिए जाते थे। कभी कभी पुरोहित दक्षिणा में राज का कुछ भाग भी मांग लेते थे, किंतु यज्ञ की दक्षिणा में भूमि का दिया जाना उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक लाइन कहा गया है कि शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि अश्वमेघ यज्ञ में पुरोहित को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाएं दे देनी है। पर वास्तव में ऐसा राजा के, अगर ऐसा होगा तो राजा के पास बचेगा क्या? इसका सही अर्थ लगाया जा सकता है कि पुरोहित जहां तक संभव हो अधिक से अधिक हड़पना चाहते थे, है ना, यही बात है। परंतु यथार्थ में भूमि अधिक मात्रा में ब्राह्मणों के हाथ नहीं आया। एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक उल्लेख है, इससे ये बात स्पष्ट होता है कि एक बार जब ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया जा रहा था, तो जो भूमि है वो खुद जाने से इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इस स्टेटमेंट से ये लगता है कि ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पे भूमि नहीं दिया जाता था। वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध तथा यज्ञ और कर्मकांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल के अंतिम दौर में हुआ है ये सब। कहाँ हुआ है? तो वैदिक काल का जो अंतिम दौर है, यहाँ पे जो पुरोहित लोग का प्रभुत्व था उसके विरुद्ध, और जो इतना यज्ञ और कर्मकांड होता था उनके विरुद्ध अब प्रतिक्रिया होना शुरू हो गया। यह प्रतिक्रिया हुआ तो कहाँ? पंचाल और विदेह के राज्य में विशेषकर हुआ। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषद का संकलन हुआ। उपनिषद कब संकलन हुआ इसका? तो 600 ईसा पूर्व में। ये जो दार्शनिक ग्रंथ था, इसमें कर्मकांड का निंदा किया गया। याद रखिएगा, ये दार्शनिक ग्रंथ है, इसमें लेकिन कर्मकांड का निंदा किया गया है। यथार्थ विश्वास और ज्ञान को महत्व दिया गया है। तो ये समझ में आ गया आपको, जो उपनिषद है उसका मेन कंटेंट क्या है? जो यथार्थ विश्वास है और जो ज्ञान है, इनको ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया गया है। और जो कर्मकांड था, जो यज्ञ था, उनका खंडन किया गया है, उनका विरोध किया गया है, उसका निंदा किया गया है इस उपनिषद के कंटेंट में। अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध ठीक से जानना चाहिए। कितना फिलोसफिकल बात कह रहा है कि आप अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कीजिए और इस आत्मा का संबंध ब्रह्म से है, इसको जानिए और समझिए। तत्कालीन शक्तिशाली राजाओं की तरह ब्रह्म की परिकल्पना परम सत्ता के रूप में हुई। ये याद रखिए, फिर एक स्टेटमेंट है, जो तत्कालीन बहुत ही शक्तिशाली राजा है उनको कंपेयर किया गया है ब्रह्म से। जिस तरह से ब्रह्म एक परम सत्ता है, उसी तरह से तत्कालीन जो शक्तिशाली राजा है वह भी एक परम सत्ता है। देखिए किस तरह से आप देखिएगा, जो स्पिरिचुअलिटी है वो किस तरह से प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे लिंक करके बताया गया है। पंचाल और विदेह के कई क्षत्रिय राजाओं ने भी इस प्रकार के चिंतन को अपनाया और ब्राह्मण धर्म में सुधार लाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया। अनेक उपदेशों में स्थायित्व और अखंडता की भावना को बल मिला, है ना। जो उपदेश दिया गया है उसमें अखंडता की बात किया गया है, स्थायित्व की बात किया गया है। आत्मा अपरिवर्ती, अविनाशी और अमर है। आत्मा, और जो बहुत ही शक्तिशाली राजा है वह अपरिवर्ती है, अविनाशी है, अमर है। को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, कैसे जो एस्टैब्लिश रूलर है
उनको और ज़्यादा कंटिन्यूटी उसकी बनी रहे, उनका स्थायित्व बना रहे, उनको इस फिलोसफिकल टर्मोलॉजी से कोरिलेट करने की कोशिश किया गया है। अगर समाज में ये बात कहा जाए कि आत्मा है, ब्रह्म है, ये अपरिवर्तित है, अविनाशी है और अमर है, और उसको कहा जाए कि जो ब्रह्म है वो बहुत ही शक्तिशाली है, जैसे आपके समाज में जो राजा है वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसका मतलब को रिलेट कर दिया राजा को ब्रह्म से, तो इसका मतलब ब्रह्म अपरिवर्तित है, अविनाशी है और अमर है। तो ऐसा राजा भी अपरिवर्तित है, अविनाशी है और अमर है, अर्थात जनता इसका विरोध न कर पाए। स्थायित्व की भावना को बल मिला, जिसका अत्यधिक आवश्यकता क्षत्रिय शासकों के अधीनस्थ उदयमान राज सत्ता को था। यही बात मैंने अभी समझाया आपको। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति जगी। ये बात समझिएगा, आत्मा और परमात्मा, आत्मा है और परमात्मा है। आपके अंदर एक आत्मा है और एक परमात्मा है या ब्रह्म है। आप एक व्यक्ति हो और आपका जो राजा है वो आपसे बहुत बड़ा शक्तिशाली है। आप राजा का भक्त बन जाओ, जैसे आत्मा को परमात्मा का भक्त बन जाना चाहिए। यही बात इसमें समझाने की कोशिश किया गया। इससे क्या होगा, राजा के प्रति भक्ति बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, राजा और शक्तिशाली हो गया, राजा का विरोध नहीं होने लगेगा। उत्तर वैदिक काल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रदेशात्रित राज्यों की शुरुआत हुई। मतलब क्या हो गया, मतलब जो कुल वाला राजा था, जो क्लान बेस्ड राजा था, वो अब क्षेत्र आधारित राज्य में परिवर्तित हो गया। अब जो राजा था वो जो एरिया, जो क्षेत्र था, जो राष्ट्र है, उसका राजा होना शुरू हो गया। युद्ध केवल पशुओं को हथियाने के लिए नहीं, बल्कि राज क्षेत्र को कब्जा करने के लिए होने लगा। कौरवों और पांडवों के बीच जो ये युद्ध हुआ है महाभारत वाला, उस काल की स्थिति का प्रतिबिंब माना जा सकता है। आरंभिक वैदिक काल का प्रधान पशुचारी समाज अब कृषि प्रधान हो गया। जो आरंभिक वैदिक काल मतलब ऋग वैदिक काल का जो समाज था वो प्रधानतः पशुचारी था, लेकिन इस लेटर वैदिक पीरियड में जो समाज है वो कृषि प्रधान हो गया। पूर्व के कबायली पशुचारक अब किसान बन गए। जो पहले कबायली लोग थे वो पशुचारक थे, अब वो किसान बन गए और बार बार राजस्व या नजराना देकर अपने राजा का भरण पोषण करने में समर्थ हो गए। राजा कबायली किसानों के बूते पर समृद्ध होते गए और उन पुरोहितों को प्रचुर दान दक्षिणा देते गए जो वैश्य कोटि अर्थात आम जनता के विरुद्ध हमेशा अपने दाता का पक्ष लेते थे। मतलब दाता, दान कौन देता था, राजा देता था, ब्राह्मणों को देता था, तो ब्राह्मण और राजा दोनों एक साथ हो जाता था वैश्य के विरुद्ध। शूद्र इस काल में भी छोटा सेवक वर्ग बन रहा। कबायली समाज टूटकर वर्णों में विभक्त हो गया। कबायली समाज था उसमें जिसमें कि आप कह सकते हैं इक्वलिटी का कुछ था, इक्वलिटी का कुछ गुंजाइश था, लेकिन वो अब वही समाज वर्णों में विभक्त हो चुका था, 4 वर्ण बन चुका था। किंतु वर्ण मूलक भेदभाव का अत्यधिक बल नहीं दिया जा सका अभी तक। मतलब था, लेकिन भेदभाव उतना ज्यादा नहीं हुआ था वर्ण बढ़ने के बावजूद भी। ब्राह्मण के सहयोग के बावजूद राजन या क्षत्रिय राजतंत्र की स्थापना नहीं कर पाए थे। राजा तो था लेकिन राजतंत्र नहीं हुआ था। जब तक कोई राज कैसे चल सकता है जब तक नियमित कर प्रणाली ना हो और वेतन भोगी सेना ना हो। आप राजतंत्र तभी डेवलप कर सकते हैं जब आपका नियमित कर वसूलने का एक सिस्टम डेवलप हो जाए और आप एक सेना रखें जो अस्थायी हो, जो वेतन भोगी हो, तभी आप राजतंत्र को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन इनके लिए रिसोर्सेज चाहिए। जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस रिसोर्सेज से ये दोनों चीज़ आएगा, तभी आप राजतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। लेकिन उस समय उतना ज़्यादा रिसोर्सेज था नहीं। सेना करों के भरोसे ही रखी जा सकती थी, परंतु खेती के प्रचलित तरीके में पर्याप्त कर और राजस्व उगाने की गुंजाइश नहीं थी। उसमें जो खेती का प्रचलित तरीका था उसमें पर्याप्त इतना प्रोडक्टिविटी होता ही नहीं था, प्रोडक्शन नहीं होता था कि कर जो है पर्याप्त रूप से वसूला जाए, राजस्व उगाने की गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए राजतंत्र की स्थापना नहीं हो पाया था। इसका मतलब आप देखिएगा जो मैंने लेटर वैदिक पीरियड बताया है ना, इसमें मैंने आपको बताया जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है वो कहाँ कहाँ है, जो उस समय का इकोनॉमी है वो कैसा था, जो आपका सोसाइटी था, पॉलिटी था और जो कल्चर था ये कैसा था। इसको आप ये 4 डायमेंशंस को, और ये 5 डायमेंशन हो गया, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हो गया, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी एंड कल्चर, ये 5 चीज हो गए। इसको आप कंपेयर करेंगे ऋग वैदिक पीरियड से। ऋग वैदिक पीरियड के इन 5 डायमेंशन को लेटर वैदिक पीरियड के 5 डायमेंशन से आप कंपेयर कीजिए और फिर इन 5 डायमेंशन को
हड़प्पा जो सभ्यता है उनसे कंपेयर कीजिए। ये 5 डायमेंशन, हड़प्पा के लोग किस ज्योग्राफिकल एरिया में थे और उनके जो ये 4 डायमेंशन है वो कैसा था, ऋग वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कैसा कहाँ था, और ये 4 जो डायमेंशन है ये कैसा था। इस तरह से अगर आप कंपैरेटिव वे में स्टडी करेंगे तो आपको हिस्ट्री कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, ये आपको दिखेगा, जैसे पिक्चर दिखता है वैसे दिखता है। ये सारे सवाल हैं, इनका तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी इन क्वेश्चंस को फिर से पढ़िएगा और फिर से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। जहां पे आपको लगता है कि राइटिंग करने की जरूरत है, जरूर आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप यकीन मानिए 1750 नंबर का मेंस है, सबसे ज्यादा वेटेज मेंस का होता है। राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपका डेवलप होगा, स्किलफुल राइटिंग करेंगे, राइटिंग इज ए आर्ट, अगर ये आर्ट आपको आएगा तो आप जरूर सक्सेस होंगे। यही सब बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, और मैं सबसे लास्ट में ही बोलता हूँ, अगर आपको पसंद आए तभी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों को शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।